दोस्तों, इस देश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा घट रहा है जो हर किसी के मन में सवाल बो रहा है। बात शुरू होती है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके इर्द गिर्द घूम रही उन चीजों से जो दिल्ली के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक अलग ही तूफान मचा रही है। कहानी है सत्ता, संगठन और उस ताकत की जो बीजेपी को वैचारिक रूप से मजबूत बनाती है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि मोदी और शाह की हर चाल, हर रणनीति बिल्कुल सटीक बैठ रही है। चर्चा थी कि कांग्रेस के गांधी परिवार यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाकर जेल भेजने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ईडी की कार्रवाई तेज हुई, आरोपों की बौछार हुई और बीजेपी समर्थकों में उत्साह था कि अब गांधी परिवार की सियासी ताकत को झटका लगेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट आया। जब यह सब उल्टा पड़ता दिखा, कांग्रेस ने पलटवार किया। दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तरों और बीजेपी कार्यालयों के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि ईडी को गलत तथ्यों के आधार पर उकसाया गया और यह सब मोदी शाह की सियासी चाल है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए और मामला अदालत में अटक गया। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। दोस्तों, अब यहां से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। आरएसएस की इस कहानी में एंट्री होती है। यह संगठन जो बीजेपी की रीढ़ माना जाता है, पिछले कुछ महीनों से आरएसएस की ओर से एक साफ संदेश आ रहा था कि बीजेपी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नया चेहरा चुनना होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल बार बार बढ़ाया गया, लेकिन अब वो खत्म होने की कगार पर है। आरएसएस ने कई नाम सुझाए, लेकिन कहते हैं कि गुजरात लॉबी यानी मोदी और शाह की जोड़ी ने उन नामों को दरकिनार कर अपने पसंदीदा चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बस यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। आरएसएस ने साफ कर दिया कि वो संगठन पर अपनी पकड़ चाहता है। वो ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो गुजरात लॉबी के दबाव में ना आए, जो संगठन को मजबूती से चलाए और जिसमें मोदी शाह का हस्तक्षेप कम से कम हो। यह मांग कोई नई नहीं थी, लेकिन इस बार आरएसएस का रुख सख्त था। उसने बीजेपी को याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों से 240 तक खिसकने का कारण क्या था। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली जीत में आरएसएस कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान था। और यह वही आरएसएस है जिसके बारे में जेपी नड्डा ने कभी कहा था कि बीजेपी को अब उनकी जरूरत नहीं। दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठा कि मोदी की कुर्सी बनाम अगला कौन। चर्चा है कि 75 साल की उम्र की गाइडलाइन जिसके तहत आडवाणी, जोशी जैसे दिग्गजों को साइडलाइन किया गया था, अब मोदी के सामने आ खड़ी हुई है। क्या वो खुद इस गाइडलाइन का शिकार होंगे? आरएसएस के सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि मोदी का प्रधानमंत्री पद का समय अब अंतिम दौर में हो सकता है। हालांकि यह गाइडलाइन लिखित नहीं है और मोदी की लोकप्रियता और पार्टी पर पकड़ को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वो कब और कैसे हटेंगे। इन सब के बीच बीजेपी में देर रात की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, जेपी नड्डा के घर पर, प्रधानमंत्री आवास पर और कहीं कहीं अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लंबी चर्चाएं चली। राजनाथ सिंह जिन्हें कभी मोदी शाह ने साइडलाइन कर दिया था, अब अचानक इन बैठकों का हिस्सा बन रहे थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी एक सामूहिक नेतृत्व का संदेश देना चाहती है कि वो ये दिखाने का फैसला सिर्फ मोदी शाह नहीं ले रहे, बल्कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी साथ हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरएसएस का दबाव, बीजेपी का संगठन और मोदी की कुर्सी, ये सारे सवाल अभी सवाल ही है। क्या वाकई मोदी और शाह की सारी चाणक्य नीति फेल हो रही है? क्या कांग्रेस का हल्ला बोल बीजेपी को बैकफुट पर ले आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे? इन सवालों के साथ यह कहानी अभी अधूरी है। इसका अगला हिस्सा लिखा जाएगा। बीजेपी के फैसलों, आरएसएस की रणनीति और अदालतों के निर्णय। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई बीजेपी में बड़ा बदलाव आने वाला है? अपनी राय जरूर साझा करें। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।